वेलकम टू माय चैनल दिमागी क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। आज हम लोग इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं और हर एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। और दूसरी बात पढ़ना है कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी, एक बॉडी को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर को पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये लेक्चर जो है यही पूरे चैप्टर का बेस है, यही पूरी फिजिक्स का बेस है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि देखते हैं कि ये क्या होता है। इससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि एक्चुअल में हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है और कौन सी फिजिक्स कब पढ़ी जाती है। तो चलिए देखा जाता है। तो आपकी जो फिजिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं, जान लीजिए जो फिजिक्स है आपके फिजिक्स पेपर फर्स्ट है ना, इसको डिवाइड करा गया है 3 पार्ट में ना। इसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में। एक पार्ट आपका है नंबर 1 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। नंबर 1 पे कौन आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आपकी आती है इलेक्ट्रिसिटी और इसी में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? मैग्नेटिज्म। और लास्ट में आपको पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है ना। तो मतलब क्या है, जो फिजिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में अगर बोले तो स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। और ये जो दूसरा पार्ट है, ये जो लेक्चर होगा आपका हिंदी मीडियम भी होगा और एज वेल एज इंग्लिश मीडियम भी होगा। दूसरा है आपका वैद्युतिकी, वैद्युतिकी और साथ में क्या पढ़ेंगे? चुंबकत्व के बारे में। और तीसरा आपका क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना कब है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग तब पढ़ते हैं, देखिए क्या है कि इस पूरे चैप्टर की जो जान है वो है चार्ज। क्या है? चार्ज, है ना, आवेश। पूरे चैप्टर की जो जान है या इस पूरे फिजिक्स की जो जान है वो एक्चुअल में क्या है? चार्ज है। तो जनरली क्या है, स्थिर वैद्युतिकी हम लोग तब पढ़ते हैं जब व्हेन चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज क्या है? रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज क्या होने लगे? चलने लगे। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या एक नियत वेग से चलने लगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और साथ साथ में क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। और एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ मैं आपको कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र बना सकता है। और जब ये चार्ज क्या होने लगे? चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और एज वेल एज साथ ही साथ में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये सब नए नए टर्म हैं, जब धीरे धीरे आप आगे सीख जाओगे। सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और साथ ही साथ में क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। और तीसरी बात क्या होती है? अगर देखो पहली बात मैंने आपको बताई क्या
कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब पढ़ना है जब चार्ज कब हो, रेस्ट पे हो, मतलब रुका हुआ है। जब चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज रुका हुआ होता है तो क्या करता है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाता है। दूसरी बात क्या होती है, अगर चार्ज मूव करने लगे किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, एक नियत वेग के साथ में क्या होने लगे, ये मूव करने लगे, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। और इसमें क्या होता है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में चार्ज मूव करता है, गति करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र भी जनरेट करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट करता है। अब आती है थर्ड पॉइंट की बात, अगर चार्ज क्या हो जाए, चार्ज एक्सिलरेट हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, एक्सिलरेट हो जाए, मतलब जो आवेश है, आवेश क्या हो जाए, त्वरित हो जाए। अगर आवेश त्वरित हो जाता है, मतलब त्वरित होने का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आने लगे, वेलोसिटी में क्या आने लगे, चेंज आने लगे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब जब वेलोसिटी में चेंज आने लगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब चार्ज एक्सेलरेट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, कि चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और साथ ही साथ में क्या बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी बनाता है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा कि इस फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है ना। तो इस फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है हमें, इस फिजिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, या फिर और थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हिंदी में बोले तो इसको स्थिर विद्युतिकी चुंबकत्व, और इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तब पढ़ते हैं जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो, तो हम इलेक्ट्रिक, उस समय पे क्या होता है, जब चार्ज रुका हुआ होता है तो केवल और केवल ओनली क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म कब पढ़ते हैं, जब चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करने लगे, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करता है तो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तीसरी बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम तब पढ़ते हैं जब चार्ज एक्सेलरेट कर जाए। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, चार्ज की वेलोसिटी में चेंज आने लगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि चार्ज की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वही स्पीड इस चैप्टर के अंदर चलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर 20 मीटर इसकी इनिशियल स्पीड थी, बाद में बढ़ करके मान के चलो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आने लगे। जब वेलोसिटी में चेंज आने लगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकालती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इंट्रोडक्शन। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर तो चलिए आगे देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने जाना क्या, इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली बात किसकी चल रही थी, चार्ज की, है ना। किसकी बात चल रही थी, चार्ज की, कि इस पूरी फिजिक्स का फंडा ही क्या है, चार्ज है। मतलब हिंदी में बोले तो आवेश है। तो थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं, अगर चार्ज की हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री की अगर बात करें, इतिहास की बात करें, तो एक दार्शनिक हुआ करते थे, उनका नाम था थेल्स, है ना। उनका नाम क्या था, थेल्स। और लगभग क्या हुआ था, लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है,
600 साल पहले की बात है ना। 600 AD की बात है, एनोडोमिनेज की बात है कि ये थेल्स एक दार्शनिक हुआ करते थे, है ना। एक ये दार्शनिक हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा था कि एक बार एक कांच की छड़ को, है ना, एक बार एक कांच की छड़ को, एक कांच की रॉड ले ली, उस कांच की रॉड को क्या करा, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। और बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इन्होंने क्या पाया कि एक्चुअल में देखा क्या गया कि उस कांच की छड़ के अंदर कुछ चार्ज उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। आप लोगों ने ही बचपन में किया होगा खूब सारा, अभी भी क्लासरूम में करते होंगे कि आप एक पेंसिल ले लीजिए या पेन ले लीजिए, बालों में उसको ऐसे रब कर दीजिए, रब करने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाए, वो उसको अट्रैक्ट करता है। और लोग कहते हैं जादू है, जादू नहीं है, वो क्या है, एक्चुअल में चार्ज है। उस पेंसिल के ऊपर क्या आ चुका है, उस पेन के ऊपर क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। उस चार्ज की वजह से ही क्या होता है, वो कागज के टुकड़े उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसका मत किसने दिया था, थेल्स ने दिया था, है ना। तो इसके बारे में चलो, एक्चुअल में क्या होता है कि चार्ज होता क्या है ना। चार्ज क्या होता है, हम लोग ये कहते हैं कि चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। है ना, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ड्यू टू अ बॉडी एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये है कि जो चार्ज है, जो आवेश है ना, जो आवेश है, जो चार्ज है, वो एक जो आपका पदार्थ है, जो द्रव्य है, द्रव्य की क्या है, एक मूल गुण है, द्रव्य का एक मूल गुण है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल और चुंबकीय बल का क्या होता है, अनुभव होता है। मतलब क्या हुआ, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू अ बॉडी एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रिक ऑब्लिक मैग्नेटिक फोर्स। ना चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, हम या कोई बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव कर लेती है, एक्सपीरियंस कर लेती है उस चीज का, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब चार्ज बोलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं थोड़ी चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आपको चार्ज क्लियर हुआ होगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर लेते हैं, मतलब अनुभव कर लेते हैं। ठीक करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या होता है, देखो मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो आप पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, स्थिर विद्युत के बारे में आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हो। तो इसमें क्या चल रहा है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था फ्रैंकलिन, है ना। फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि चार्ज होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। नंबर 1, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज एक होता है और एक होता है निगेटिव चार्ज, है ना।
और फिर इसके बारे में भी बताया, अगर दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, अगर क्या है सेम चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल का मतलब इनके बीच में क्या होती है, शुद्ध भाषा में जाने तो दुश्मनी होती है। इनके बीच में क्या होती है, दुश्मनी। रिपल करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि एक कोई बॉडी है कि इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, एक कोई दूसरी बॉडी है इसके ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, अगर इन दोनों को आप आमने सामने रखोगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये भागेगा इधर और ये भागेगा इधर, है ना। इस बात को हम अच्छे समझेंगे कहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ के अंदर। खैर अब इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस होंगे, यहाँ प्लस इधर भी प्लस, माइनस और माइनस सेम होंगे तो रिपल करेंगे, मतलब इनके बीच में दुश्मनी होती है, दूर रहना भैया हमसे, है ना। और एक अगर प्लस होगा दूसरा माइनस, अगला माइनस अगला प्लस होगा, तो इनके बीच में क्या होती है, ये अपोजिट चार्जेस है। यह चार्जेस हैं अपोजिट, विपरीत आवेश है। देखो एक प्लस है अगला माइनस है, तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में होता है प्यार। प्यार का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर एक प्रॉपर्टी आपने क्या जानी कि एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, तो फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि चार्ज बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं, है ना, अगर दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब उनके बीच में दुश्मनी होती है। और अगर दोनों के दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में प्यार होता है या फिर अट्रैक्शन होता है। तो इस बात को आप नोट करिए। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आपने जाना अभी तक कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम होंगे तो रिपल करेंगे। नंबर तीन हम लोग जानते हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज अगर आपसे पूछे कि कैसी राशि है, तो ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर केवल क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो ना, केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी होती है और बोला जाता है कि यह अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करते हैं, या अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, या ओवे मानते हैं। अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं। अलजेब्रिक लॉ का मतलब होता है बीजगणितीय नियम। तो बीजगणितीय नियम का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई बॉडी है, या ऐसे मान लो तीन बॉडीज हैं, एक के ऊपर +2 कूलम्ब चार्ज, +2 क्यों, एक के ऊपर -3 क्यों चार्ज, और एक के ऊपर +5 क्यों चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों का टोटल मास कितना है या टोटल चार्ज कितना है, पूछे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर आप क्यों टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, साइन विथ साइन यहाँ पे आप इनको पुट कर देंगे। ये हो गया 2 क्यों पॉजिटिव, फिर -3 क्यों, फिर प्लस का 5 क्यों, तो 5 और 2 7 और 7 -3 मतलब 4 क्यों, है ना। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि जो भी चार्ज दिए गए हैं, जिस फॉर्म में दिए गए हैं, सीधे उठाकर उनको ऐड कर दो। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है। तो मतलब तीसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये केवल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और अलजेब्रिक लॉ का मतलब होता है कि बीजगणितीय नियम को ये फॉलो करता है। बीजगणितीय नियम का मतलब क्या है, अगर जो भी साइन दिए गए होंगे सबको साथ में जोड़ देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक लॉ। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है और अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करती है। नंबर 4 अगर हम लोग इनकी अब यूनिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनिट के बारे में, इनके मात्रा क्या क्या है, चार्ज के मात्रा क्या क्या है ना, यूनिट्स ऑफ चार्जेस। तो यूनिट ऑफ चार्ज के क्या क्या है, नंबर 1 पहली, नंबर 1 अगर हम लोग इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं, तो वो होती है कूलम्ब।
क्या होती है? कूलाम। अगर हम लोग बात करें CGS यूनिट की, इसकी CGS यूनिट दो होती हैं, एक तो आपकी होती है ESU और एक होती है EMU। ESU का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, और दूसरी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम, है ना, स्टेट कूलाम। और एक EMU यूनिट होती है। EMU में क्या होता है? इसकी जो यूनिट होती है, एक होती है आपकी ESU स्टेट कूलाम और एक होती है EMU। EMU के अंदर इसकी यूनिट होती है, हम लोग बोल सकते हैं कि 1/10 EMU, 1/10 EMU। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 कूलाम चार्ज है तो 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। यहां पे बोल सकते हैं 1/10 EMU। ठीक है, मतलब एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फिर 1/10 EMU। तो SI यूनिट हो गई कूलाम, CGS यूनिट हो गई दो, ESU EMU। ESU में स्टेट कूलाम, EMU में 1/10 EMU होती है। 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फिर 1/10 EMU। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसमें एक यूनिट इसकी और होती है, नंबर 3, एक इसकी यूनिट होती है फैराडे। एक थर्ड यूनिट कौन सी है? फैराडे, है ना। बोला जाता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होते हैं, है ना। एक फैराडे में कितने कूलाम्स? 96,500 कूलाम। मतलब अगर 96,500 कूलाम आ जाएं तो भैया एक फैराडे साहब जो है उनका अकेले मुकाबला कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? फैराडे। अगर हम लोग क्या बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन। मतलब सबसे छोटी चार्ज की सबसे छोटा मात्रा क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? फैराडे। आप याद रखेंगे कि एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो कुछ बातें और करते हैं। नंबर 5, है ना। अब यहां पे कुछ इनकी कुछ फंडामेंटल चार्जेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज आता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और दूसरी बात, चार्ज ऑन चार्ज नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg
है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में कहानी होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा। तो प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। तो वहाँ -1.6, यहाँ +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस इतना ये फर्क है, वो निगेटिव में, ये पॉजिटिव में। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये छोटी छोटी बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आगे जा करके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल में सबका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगली बात, सी नंबर, हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग बात करें कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो चार्ज। कितना चार्ज इसके ऊपर, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, जीरो चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मतलब जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लगभग कितना, इसका कितना है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी, डी नंबर। अगर हम लोग बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, है ना, बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल की। हम लोग बात करें कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन मतलब कितना हो गया, 2 इंटू प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना हो गया, 16 × 32 मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगली बात अगर हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना। मतलब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। चलो, तो यहाँ पे ये बातें हमने जानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन +1.6 -1.6, भाई इतना फर्क है। और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब लगभग जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मतलब 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 टाइम्स होता है, मतलब 2 गुना होता है, मतलब 2 इंटू, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहाँ पुट करेंगे तो 16 × 32 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है कि अल्फा पार्टिकल पर मास कितना होता है, तो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखो अभी तक क्या हुआ था कि अभी सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग मानते थे किसको, इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कहा गया है कि अभी तक ये बोला जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन डिविजिबल है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं गैलामेन ना, गैलामेन ने क्या बोला है, तो गैलामेन ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल आ चुका है,
इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल आ चुका है, उसका नाम क्या है? क्वार्क पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल है? क्वार्क पार्टिकल, है ना। क्वार्क पार्टिकल भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ये क्या हुआ है कि ये इसके बारे में अभी तक ज़्यादा डिटेल नहीं पता चली हुई है, क्योंकि ये अभी तक इंडिपेंडेंट रूप में डिफाइन नहीं हुआ है ना। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो बोला जाता है कि जो क्वार्क्स होता है ना, जो क्वार्क होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है अप क्वार्क्स और एक होता है डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क होता है, बोला जाता है कि अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है +2e/3। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं? U, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज होता है -e/3d। d का मतलब डाउन, U का मतलब अप, ठीक है। तो एक्चुअल में कहा जाता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन have थ्री क्वार्क पार्टिकल, है ना। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास 3 क्वार्क पार्टिकल होते हैं। अगर हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात करें कि कैसे होता है, तो बोला जाता है कि प्रोटॉन जो है वो मिल करके बना हुआ है 2 अप क्वार्क +1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क का मतलब क्या है? 2 × अप क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी होती है? 2e/3, है ना। माइनस करेंगे 1 डाउन क्वार्क, तो 1 डाउन क्वार्क का मतलब ये हो जाएगा प्लस और माइनस का e/3, है ना, क्योंकि 1 डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है? -e/3। अगर इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4e/3 प्लस माइनस माइनस e/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 LCM। 4e से e चला गया, 3e मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया आपका +e। कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +e होता है। आपको पता है कि +e का मतलब कितना हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 गुण। और कहा जाता है जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है कि न्यूट्रॉन के पास में एक अप क्वार्क +2 डाउन क्वार्क, है ना। एक अप क्वार्क का मतलब क्या है? 1 × अप क्वार्क। अप क्वार्क की वैल्यू कितनी है? 2e/3 प्लस 2 × डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क की वैल्यू कितनी है? -e/3। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2e/3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2e/3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 0। आपको पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। तो ऐसे निकाल सकते हो आप कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 कहाँ से आया, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कहाँ से आया, कहानी है ना। लेकिन क्या हुआ है कि ये भी बात कही गई है कि जो क्वार्क्स है वो अभी डिफाइन नहीं हुआ है, ये अभी वेल डिफाइन नहीं है ना। ये अभी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं। तो आपने जान लो अब केवल बस कि गेलामेन क्या होता है, कि गेलामेन ने बताया, गेलामेन एक साइंटिस्ट है ना। गेलामेन एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी तोड़ा जा सकता है। कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जो क्वार्क्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स। अप क्वार्क्स की जो वैल्यू होती है वो +2e/3, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको U लिख सकते हैं। U का मतलब क्या होता है? अप, है ना। डाउन क्वार्क्स का मतलब -e/3, D का मतलब हो गया डाउन। अब बोला गया जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास में 3 क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं। 3 क्वार्क्स पार्टिकल, 3 क्वार्क्स पार्टिकल कौन कौन से? प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन मिलकर बना होता है 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स। तो 2 अप क्वार्क्स का मतलब क्या है? 2
ये वाला, और आप कॉक्स की वैल्यू कितनी है 2e/3 यहाँ पुट कर लो, प्लस 1 इंटू डाउन कॉक्स की वैल्यू कितनी है -e/3 यहाँ पुट कर लो, तो 2 2 जा 4e/3 और ये प्लस माइनस e/3 कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा प्लस e 1.6। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, जो न्यूट्रॉन होता है मिलकर बना होता है 1 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स, 1 अप क्वार्क्स 1 इंटू अप क्वार्क्स की वैल्यू 2e/3 प्लस 2 ये वाला, और डाउन क्वार्क्स की वैल्यू कितनी है -e/3 यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये 2e/3 ये प्लस माइनस 2e/3 और ये हो गया आपका 0। तो ये आपको क्लियर पता हुआ होगा कि क्वार्क्स क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है पॉइंट नंबर 6 है कि 7, कुछ होगा, चलो मान लेते हैं 6। तो 6 आपका है, तो पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, हम लोग बोलते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, है ना। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि बोला जाता है, मान लो आपके पास एक बॉडी है, 2 बॉडीज हैं, कोई ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। अगर यहाँ से यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करना होगा, देखो केवल इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। आपको पता है कि भैया जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, तो ट्रांसफर केवल इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का नहीं होता है, ठीक है। याद रखना इस बात को कि यहाँ पर अगर इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक इंटीजर मल्टीपल में ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे या चार्ज ट्रांसफर करने होंगे तो हम लोग बोल सकते हैं Q = 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, या फिर Q = 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, है ना, डॉट डॉट डॉट, या Q = ये 1 2 3 4 चल रहा तो Q = NE, Q = NE। मतलब क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर केवल पूर्णांक संख्या में ही होता है, इंटीजर मल्टीपल में ही होता है। इंटीजर मल्टीपल में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर मल्टीपल में ही हम लोग इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर n क्या है, n = 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और E क्या है, E तो आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि भैया आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अनडिविजिबल है, वो इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का पूरा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसको, इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो तो एक न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज, हिंदी में बोले तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो हम लोग निकाल सकते हैं, इसको इजीली निकाल सकते हैं। आपको दिया गया है Q की वैल्यू 1 कूलम, है ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और आपको फार्मूला मैंने अभी बताया है Q = NE। यहां से आपको n की वैल्यू फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा Q/E, ठीक है।
तो क्यू बाई ई का मतलब क्या, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे, ये पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी तो प्लस की, तो 10⁻19 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना है 1.6, नीचे 1.6, ये ऊपर जाएगा तो ये। अब यहाँ से अगर पॉइंट को आप हटाओगे है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10। अगर आप इसको फाइंड करना चाहो, एक जीरो इसमें से बाहर निकाल लो, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू एक जीरो बाहर निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻18, नीचे कितना है 16। अब इसको अगर डिवाइड करोगे आप, है ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 25। 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, मतलब एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ये कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है पीछे की तरफ, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले पार्ट पे चल लेते हैं। इज 4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने आपसे क्या बोला भैया कि क्या 4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉसिबल है, बोलिए भैया पॉसिबल है। चलिए चेक कर लेते हैं कि 4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो ये क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो इसको हम निकालना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपको निकालना है। देखो फार्मूला आपका होता है Q = NE। यहाँ से अगर N की वैल्यू निकालोगे आप, N = कितना हो जाएगा Q/E, और Q/E का मतलब क्या है, Q की वैल्यू आपकी है 4 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका N = कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1.6, पॉइंट को हटाओगे नीचे कितना हो जाएगा 0, मतलब 40/16। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 दहमा 40, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा N = 2.5। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने क्या आपसे बोला था कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हमेशा किसमें होता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या 4 होगा, या फिर Ne होगा। यहाँ कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नो 4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डज नॉट पॉसिबल। डज नॉट पॉसिबल, इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू 2.5 आ चुकी है। मैंने पीछे बता चुका हूं आपको कि एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल में होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, नोट करिए। फिर अगले पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 में क्या है कि अगर हम लोग कहें, बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि भैया चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, बल्कि इसको क्या करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से लेकर के। मान लो 2 कोई बॉडीज हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है,
आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? एक बंद निकाय है, कोई बंद सिस्टम। मान लो ये कमरा है, इस कमरे में हम बंद हैं, तो इस कमरे में हम बंद हैं तो क्या होता है कि ना तो बाहर वाला हमको देख सकता है और ना हम बाहर वाले को देख सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में 3 चार्ज हैं, एक है +2 कूलम का 2Q, और एक है +3 कूलम का, और एक है -4 कूलम का। एक कोई दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम है ना। एग्जाम्पल में लेता हूँ, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? मान लो एक के ऊपर चार्ज है -Q, और एक के ऊपर चार्ज है +2Q, और एक के ऊपर आपसे पूछा गया है कि जो थर्ड वाला है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो क्या करा गया? इन दोनों बॉडीज को पहले टच में लाया गया, है ना, और टच में लाने के बाद क्या करा गया? दोनों को हटा लिया गया। टच में लाने के बाद दोनों को हटा लिया गया, पूछा गया कि भैया इनके ऊपर चार्ज बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं? इस बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होगा बराबर इस बॉडी के ऊपर। तो आप क्या करोगे? +2Q +3Q, मैंने बोला था कि अलजेब्रिक सम यूज करना है, तो -4Q इज इक्वल टू, इधर कितना मान लो? -Q +2Q और प्लस का क्वेश्चन मार्क। कितनी वैल्यू होगी इसकी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये कितना हो गया? 5Q - 4Q बराबर Q - 2Q - Q, कितना हो गया? Q प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ कितना बचेगा? Q बराबर Q प्लस क्वेश्चन मार्क। Q से Q कैंसिल, मतलब थर्ड वाले पर कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्वांटाइज मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या? जितना इस बॉडी पर चार्ज इज इक्वल टू उतना इस बॉडी के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, अभी और क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी आपको। चलिए देखते हैं। मान लो एक ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर ऐसे 3 चार्ज रखे हुए हैं। एक है आपके पास +5Q -4Q -3Q, एक दूसरी है इसके ऊपर +2Q माइनस का 1Q, और थर्ड आपको पूछा गया है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो आप निकाल सकते हो, ये 5Q माइनस का 4Q माइनस का 3Q इज इक्वल टू 2Q माइनस का Q प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना हो जाएगा? 5Q, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 7Q इज इक्वल टू 2Q से Q चला गया Q और प्लस का क्वेश्चन मार्क। ये कितना यहाँ बचेगा आपका? माइनस का 2Q इज इक्वल टू का Q प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू माइनस का 2Q, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का Q। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी हो जाएगी -3Q, मतलब इस बॉडी के ऊपर चार्ज जो होगा -3Q होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा? मान लो 8 नंबर पॉइंट, 2 बॉडीज हैं, इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, है ना। इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो यहाँ पर क्या हुआ? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों में कमी आ चुकी है। और यहाँ क्या हुआ है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं। यहाँ क्या हुआ है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? अधिकता हो गई है। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपने चार्ज निकाल लिया, यहाँ पे आप चार्ज बढ़ा दिए, तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है उसको मानते हैं नेगेटिव। आप केमिस्ट्री की भाषा में इसको जान सकते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वो माइनस चार्ज होता है। बस ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी को पॉजिटिव से दर्शाते हैं और वृद्धि को, मतलब अधिकता को, एक्सिस को नेगेटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए
मैं क्वेश्चन लेता हूं, मान लो 18.2 kg है ना, 18.2 kg, अब कुछ भी मान लेते हो, मान लो सोडियम, 18.2 kg सोडियम क्रिस्टल में क्या बताना है, क्रिस्टल में आवेश का मान ज्ञात करना है। मतलब 18.2 kg सोडियम क्रिस्टल में क्या करना है आपको, चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, चार्ज की वैल्यू, और दूसरी बात आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस बात को। सबसे पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n बराबर फार्मूला हो जाएगा Q/E। ठीक है, आप Q/E करेंगे तो n बराबर 1 मिनट, तो n बराबर आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 18.2। सबसे पहले यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे कि मास ऑफ क्रिस्टल डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, तो मास ऑफ क्रिस्टल कितना है 18.2, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये 2 टाइम चला जाएगा 2 बार में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू ये पावर माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस का 31, इतने n की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा गया है Q की वैल्यू बतानी है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Ne, है ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, तो Q इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10 की पावर 31 इंटू E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। पॉइंट को उठाओगे नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 30 बचा, 30 में से 19 चला गया, कितना बचेगा आपका 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर 12 कूलम चार्ज होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलिए नोट करिए, एक दो बातें और जानते हैं, बस लेक्चर को एंड करते हैं, है ना, और फिर आगे की कहानी हम लोग अभी इनकी कुछ बातें और जानेंगे हम लोग। हाउ टू चार्ज अ बॉडी आज तो नहीं हो पाएगा उसके बारे में, हम इसके बारे में अगले टर्म में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज एक पॉइंट और जान लो, नंबर 9, इनकी प्रॉपर्टीज इंड हो जाएंगी, फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अगले टर्म में बात करेंगे कि हाउ टू चार्ज अ बॉडी। ठीक है, अगर मान लो ये कोई स्फेयर है, अगर इसके ऊपर अगर आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है कि मान लो एक Q चार्ज को इसके ऊपर रख दिया गया, तो Q चार्ज क्या होगा इसके सरफेस पर फैल जाएगा। हमेशा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आवेश का वितरण होता है, वो हमेशा सरफेस पर ही होता है। किस पे होता है, सरफेस पर। हमेशा क्या होता है, कंडक्टर के सरफेस पर ही होगा, चालक के सरफेस पर ही होगा, उसके बल्क में, उसके आयतन में कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, तो चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, इसके सरफेस के ऊपर। चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस के ऊपर रहेगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर कितना चार्ज, तो चार्ज कितना है 0। कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है, चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस के ऊपर। अगर हम इसी तरीके से अगर बात कर लें कि एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब हो गया, मान लो एक कुचालक पदार्थ है ना, कुचालक पदार्थ है, तो इसके अंदर चार्ज संभव हो सकता है, इसके सरफेस पर भी चार्ज हो सकता है ना, और इसके अंदर भी चार्ज हो सकता है। मतलब जो चार्ज, जो आवेश जो होता है, वो सरफेस पर भी हो सकता है और
इसके बल्क में भी हो सकता है। बल्क का मतलब आयतन में भी हो सकता है ना। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर अगर हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कंडक्टर के केवल सरफेस पर रहता है, बल्क में नहीं होता। लेकिन अगर कोई कुचालक पदार्थ है, कोई इंसुलेटर है, तो इसमें अंदर क्या सरफेस पर भी हो सकता है और उसके बल्क में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आज की कहानी बस यहीं तक रहने वाली है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि एक्चुअल में क्या होता है, कि आज हमने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज क्या होता है ना, चार्ज क्या होता है और चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, है ना। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग लेकर के आने वाले हैं, क्या लेकर के आएंगे कि एक बॉडी को आप कितनी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। मैं एक बॉडी को चार्ज करने के आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूं और साथ में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी के साथ में जोड़ेंगे ताकि वो कहानी आपको एकदम मस्त से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त पढ़ते रहिए और आगे जिंदगी में सक्सेस हुए। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।